हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में जो क्लास है क्लास सेवन्थ का जो है आज पहला चैप्टर करेंगे। और इससे पहले मैंने क्लास 6 जो है ऑलरेडी पूरा करवा चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है और एनसीईआरटी अच्छे से पूरा जीरो से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर जाके उनको देखिए। और ये वीडियो कहाँ पर मिलेगी? आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में। कहाँ पर जाना है आपको? प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो है आप लोगों को एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 6 पूरा चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को मिलेगा, पूरा टू दी पॉइंट्स में। उसके अलावा आप लोगों को कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने पूरा स्लाइड के थ्रू पढ़ा रखा है, पूरा प्रेजेंटेशन, मतलब कि आप लोगों को पीपीटी के थ्रू बताया हुआ है। अगर उस तरीके से पढ़ना है तो भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और अगर हाँ आपको इस बुक में ही आपको पूरा बुक चाहिए आपको सामने, तो इस तरीके से भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इसका जो पीडीएफ है ये मैं जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में ही मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप कहीं से भी पढ़िए, बस एक अच्छे से पढ़िए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, जहाँ से भी समझ में आए। बस आप लोगों का मेन जो मोटिव होना चाहिए ना, वो है सीटेट को क्लियर करना। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊं पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहले जो है क्लास 7 की चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 हम करेंगे पर्यावरण। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इससे आते बहुत क्वेश्चन है। तो पर्यावरण जो बना है परि प्लस आवरण। तो सबसे पहले ये दो शब्दों से बना है, किसे? परि प्लस आवरण। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप लोगों को ये समझना होगा कि परि का अर्थ क्या होता है। तो परि का अर्थ है जो हमारे चारों ओर है, जो भी आपके चारों ओर मौजूद है, चारों ओर है। और आवरण का मतलब क्या होता है? आवरण मतलब घिरा हुआ, मतलब कि जो हमें चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर से घेरा हुआ है। तो याद रखिएगा, परि का मतलब होता है जो भी कुछ हमारे चारों ओर है, और चारों ओर से जो घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? आवरण। तो इस तरीके से आप पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? पता होना चाहिए। कई बार ये पेपर 1 में भी पूछता है, चारों ओर से घेरे हुए, और ऐसे ही आपका दे देगा ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है। तो पर्यावरण का अर्थ समझ में आना चाहिए कि परि का मतलब होता है जो भी कुछ हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो चारों ओर से जो घिरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है उसको देखिए। एक मिनट, हाँ वेट, देखिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? पर्यावरण क्या है? कई बार क्वेश्चन ये भी आता है। तो जो भी कुछ आपके अपने आसपास आप देखते हैं, मतलब कि पर्यावरण का क्या आता है? जो भी कुछ आप अपने आसपास देखते हैं। तो इसका मतलब कि हम अपने आसपास तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। आप देखते होंगे कि वहाँ पे आप लोगों के आसपास पर्वत भी कहीं दिखता होगा, कहीं नदियाँ भी दिखती होंगी, पेड़ पौधे भी दिखते होंगे। आपके आसपास जो है मेज कुर्सी, मतलब मैदान, सड़क, सब कुछ दिखता है। तो ये क्या सब पर्यावरण का ही भाग है? बिल्कुल, ये सब क्या है? पर्यावरण का ही भाग है। यही सब तो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वस्तुओं का निर्माण जो है कुछ ने प्रकृति ने किया है, कुछ प्रकृति ने किया हुआ है, और कुछ जो है आप लोगों का क्या है? जैसे प्रकृति ने जो किया है वो कौन कौन सी? पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये तो प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। अब पर्वत मानव ने थोड़ा ना बनाया है, नदियों को मानव ने नहीं बनाया है, पेड़ मानव नहीं बनाते हैं, प्राणी हम अपने आप को नहीं बनाते हैं। ठीक है, जीव जंतु जितने भी हैं, तो इसका निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने। तो कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, और कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है मानव ने किया है। मानव ने कौन कौन से किया है? जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखो एक चीज़ और समझ लीजिए, पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। समझ रहे हैं ना? पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो हम एक तरह से जिंदा नहीं, क्योंकि पर्यावरण से बहुत कुछ हमें देता है और हम पर्यावरण को देते हैं। तो यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन?
पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है जीवन का मूल आधार है, इसलिए बोला जाता है। तो दूसरी बात, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है। अब आप इस पर एक बार खुद सोचिएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। वैसे बुक में जो लिखा है वो आप लोगों को मैं बता दूं, लेकिन आप लोगों के पास इसका आंसर है, लेकिन एक बार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। जैसे अगर आप कार चलाते हैं तो कार का धुआं आपके वायु को प्रदूषित करता है। पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। भोजन जो है बर्तनों में, तो उसको भी तो बनाया जाता होगा ना, कहाँ बनाया जाता होगा, फैक्ट्री में। भूमि पर जो है कारखानों का निर्माण होता है। तो ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन, तो मानव ये परिवर्तन कर रहा है। ये सब चीज़ें करके जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जो है मानव परिवर्तन ला रहा है। मानव कार, मिल, कारखाने, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो है मानव प्राकृतिक पर्यावरण में जो है डे बाय डे परिवर्तन करते जा रहा है। और जो कि एक बार जाके मतलब ये कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो ये हमारे लिए जो है आगे जाके हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है आपको कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण को किस तरीके से जो है इसमें परिवर्तन ला रहा है। अब दूसरी बात आप लोग समझिएगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो बदल क्यों रहा है। एक मिनट, जो हमारा पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है, इसका भी आंसर आप लोगों के खुद पास है। क्योंकि मनुष्य की ज़रूरतें इतनी हो गई हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण में बदलने का क्या कारण है, जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए। क्योंकि पर्यावरण जो चैप्टर है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस, उसमें जो है आप लोगों से ये पूछता है। ठीक है, तो पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो उसका कारण क्या है, हमारी ज़रूरतों के कारण, या मतलब इस तरह से कई सारे ऑप्शन देंगे। तो इसमें क्या है, पर्यावरण का बदलने का कारण जो है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, क्योंकि जो मनुष्य है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो ज़रूरतें के कारण जो है पर्यावरण में क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है दिन प्रतिदिन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, वेट वेट वेट, देखिए आता है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, एक तो प्राकृतिक है, दूसरा मानव है, और तीसरा क्या है, मानव निर्मित। एक तो मानव के द्वारा मतलब कि पर्यावरण के घटक में एक प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति ने जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है और जयमंडल होता है। लेकिन अगर मानव की बात करें तो मानव के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को देखो, एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति से जो है परिवार बना, परिवार से जो है समुदाय बनता है, समुदाय है तो अलग अलग समुदाय अलग अलग धर्म को मानते होंगे। ठीक है, धर्म हो गया, फिर शिक्षा होती है, आर्थिक होता है, राजनीतिक। तो ये जो है आपका मानव निर्मित हो गया, मानव हो गया। अब मानव निर्मित के अंतर्गत क्या आता है, जो मानव जो है प्रकृति पर रहकर, मतलब उस प्रकृति में जो है परिवर्तन कर रहा है। मानव निर्मित कौन कौन से होंगे, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, ये कौन बना रहा है, मानव के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। पार्क का निर्माण किसने किया, मानव ने। इमारतों का निर्माण अपनी ज़रूरतों के लिए जो है मानव ने निर्माण किया। पुल, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि नदी है उसके ऊपर पुल बनाना है तो इसका निर्माण मानव ने किया। ठीक है, अब ऐसे ही सड़क, स्मारक, उद्योग, तो ये सब कैसे, ये सब जो है हमारी ज़रूरतों ने ही, मानव की ज़रूरतों ने ही मानव को निर्माण करने पर जो है ये मजबूर किया है। ठीक है, तो ये ज़रूरतें हो गई। तो इस तरीके से पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। अब इस पर एक एक पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हाँ, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, पर्यावरण क्या होता है ये तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या बोला गया एक बार समझ लीजिए। किसी भी जीवित प्राणी, मतलब आप जैसे आप जो जीव जंतु हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जितने भी पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, प्रकृति को क्या कहा जाता है, पर्यावरण। अब ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ठीक है, पर्यावरण क्या है, एक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले सभी लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहा जाता है, पर्यावरण। अब ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जीवीय किसे कहा जाता है, जैसे कि जो सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे कि पौधे, जंतु। ठीक है, जीव जंतु। अजीवीय मतलब जो निर्जीव पदार्थ हैं, जैसे कि स्थल हुआ, आपका जो है जलमंडल हुआ। ठीक है, स्थल,
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियाँ क्या हैं, सम्मिलित है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक जो पर्यावरण है यहाँ पर जो है दो परिस्थितियाँ कौन सी मिलती हैं, ठीक है। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जो मानवीय पर्यावरण है उसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, जैसे उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इमारतें हो गई, पुल हो गया, ठीक है, स्कूल का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण करना, तो ये क्या है, ये मानव द्वारा निर्माण किया गया है। तो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, अब ये देखो, ये चैप्टर जो है आप लोगों के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर 1 में भी ईवीएस है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल। शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच शब्द कौन से, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है और इसका अर्थ होता है पड़ोस, ठीक है। क्या अर्थ होता है, पड़ोस। अब यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जैसे प्रकृति में जैसे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलाकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, आप सब लोग जानते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलाकर जो है क्या, किसका निर्माण करते हैं, प्रकृति का निर्माण करते हैं। इसके या इसको अलग तरह से हम बोले तो भूमि जैसे कि स्थल मंडल, जल को जल मंडल, वायु को वायुमंडल और पेड़ पौधे जीव जंतु, मतलब ये सभी जहाँ पे पाए जाते हैं, सभी चीज़ें जहाँ पे पाई जाती है वो जयमंडल, ठीक है। इससे आप जो है अच्छे से परिचित हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें क्लास 6 में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, उसको जाके वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक चीज़ नहीं बताने वाली हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी होती है, ठोस प्रॉपर्टी बोले या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसकी जो सबसे ऊपरी वाला भाग है उसको कहा जाता है स्थल मंडल। यह किससे, चट्टानों से, खनिजों से बना होता है। किससे, चट्टानों से खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से जो है उसके बाद वो ढका होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जो है स्थलाकृतियों वाले जो है विषम धरातल होते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। कहने का मतलब केवल महाद्वीपों पर ही नहीं पाई जाती, महासागरों में भी इनका जो है निर्माण हुआ है। तो पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सभी स्थलाकृतियाँ जो हैं कहाँ पर मिलती हैं, आपको स्थल मंडल पर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें, देखिए स्थल मंडल क्या है आपको पता होना चाहिए। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल जो है वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है स्थल मंडल। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है आप लोगों का, ये जो है स्थल, अब स्थल मंडल पर ही आपको पेड़ पौधे पहाड़ सब दिखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लोगों का भी मतलब कि लोग यहाँ पे स्थल मंडल जो है वहाँ पे कृषि भी कर सकते हैं, बस्तियाँ भी बसा सकते हैं, पशुओं को चरने के लिए जो है यहाँ पर स्थान भी है, घास भी है। तो स्थल मंडल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत जहाँ पे आपका पहाड़, पठार सब कुछ पाया जाता है, वो एरिया होता है। अब आगे देखते हैं कि स्थल मंडल के बाद जो है आप लोगों का जल मंडल। जल मंडल को अगर मैं समझाऊं तो जल मंडल जो है आप लोगों को पता है चारों तरफ से जो जल घिरा होता है, जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल मंडल। यह जल विभिन्न स्रोतों जैसे कि आपका नदियां हो सकती हैं, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब वायुमंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, पृथ्वी जो है हमारी उसके चारों ओर जो फैली वायु की पतली परत है उसको कहा जाता है वायुमंडल। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो हमारा जो वायुमंडल है उसको जो है कौन थामे रखता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इससे सूर्य की जो गर्मी से जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे भी वो हमारा वायुमंडल जो है हमारी रक्षा करता है। जैसे ओजोन को हमारी धरती पर जो है आने से बचाता है कौन, हमारा वायुमंडल, ठीक है। और इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से, ये चारों मंडलों को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके सीटेट में। तो 6th क्लास में तो पढ़ाया है, 7th में भी इस पे चैप्टर है तो उसको भी हम कवर करेंगे जो इसमें बताया होगा, क्योंकि हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हम एक एक चैप्टर में जो जो चीज़ें दी गई हैं पूरा मैं जो है कवर करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए,
अब हम पढ़ेंगे जयमंडल, जहाँ पे आपका जलमंडल हो, वायुमंडल हो, स्थल मंडल हो, तीनों उपस्थित होते हैं, उसे कहा जाता है जयमंडल। ठीक है, जयमंडल उसे कहते हैं। पादप जीव जंतु मिलकर, पादप और जीव जंतु मिलकर जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, वह छोटा सा एरिया है जहाँ स्थल पे जल वायु मिलकर अपना जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब कि अगर आपके पादप और जीव जंतु, यहाँ पे देखिए जल जो जयमंडल है यहाँ पर है, आप एक अच्छे से जीवन मतलब जी सकते हैं, जहाँ पे आपका जल भी है, आपका स्थल भी दिखता है, आपका वायु भी दिखता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे जल वायु और स्थल तीनों हों, वहाँ पर जो है क्या होगा, जैव मंडल, क्योंकि वहीं पर जो है जीवन संभव हो पाता है। यहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परितंत्र। ठीक है, परितंत्र होता क्या है? तो इस पर क्वेश्चन आता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो आपस में मिलकर एक पर्यावरण में रहते हैं, और वो सभी जो है मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं वो सभी आपस में मिलकर रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित है, उसको कहा जाता है परितंत्र। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन हम लेते हैं तो पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसे हम ग्रहण करते हैं, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबके बीच में जो है एक संतुलन बना हुआ है। इसका कारण है कि ये सभी जो है एक दूसरे पर, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे पर जो है आश्रित हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इसमें निवास करते हैं, और ये सब जो है ऊर्जा और पदार्थ का जो है स्थानांतरण द्वारा ही संभव है। तो अगर आप जैसे घास स्थल हो गया, या झरने हो गया, नदियाँ हो गई, या एक छोटा सा ताल हो गया, ये सभी जो है परितंत्र का ही भाग है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या है। बस छोटा सा ये चैप्टर था और ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए परितंत्र, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। सही बात है, प्रायः वह एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जो है क्या है, पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, ये सभी जो है एक परितंत्र हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण। अब एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता है, 5 जून को जो है विश्व मतलब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति से रिलेटेड जो है बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, सीटेट में पूछा गया है। जो इनका एसएसटी पेपर है उन्होंने ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यह वस्तुओं की अदला बदली करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास मान लो चावल है और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है कोई और ज़रूरी चीज़, जैसे कि मान लो गेहूँ है, तो हम चावल और गेहूँ को, उसको गेहूँ चाहिए, मुझे चावल, तो इससे हम जो है क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। और आगे देखिए मानवीय पर्यावरण को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, मानव अपने पर्यावरण के साथ जो है पारस्परिक क्रिया करता है। मानवीय पर्यावरण के बारे में, मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ जो है क्या करता है, क्रिया करता है, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब कि मानव जो है, आपने पढ़ा था पर्यावरण के घटक, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानव पर्यावरण होता है। तो मानव पर्यावरण जो है अपने पर्यावरण के साथ जो है क्रिया करता है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है चीज़ों का निर्माण करता है। प्रारंभ में अगर देखें तो मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। वो इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया था। मतलब कि प्रकृति में जो चीज़ें थी उन्हीं को खाता था। उनका जीवन बहुत सरल था। आसपास की जो प्राकृतिक चीज़ें थी उन्हीं को वो खा लेते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के तरीके जो है सीखने लगे, धीरे धीरे सीख गए। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो है ज़रूरतें बढ़ी, वो फसल उगाना सीखे, पशुओं को पालना सीखे, क्योंकि पशुओं से भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती थी खाने को। अब वो अब जो इधर उधर से
घूम घूम कर जीते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, अब अस्थायी जीवन जीना सीख लिया उन्होंने। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उगाया जाने लगा, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया, व्यापार आरंभ हो गया, वाणिज्यिक का विकास हुआ। तो ये सभी जो है परिवर्तन ने जो है एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई, और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संसार और सहज मतलब और जो है चीज़ें जो है सहज हो गई, और जो है चीज़ें आसानी से होने लगी। तो ये था मानवीय पर्यावरण। जैसे जैसे समय बदला, ज़रूरतें बढ़ी लोगों का, उस तरीके से जो है उन्होंने जो है अपने प्राकृतिक पर्यावरण में जो है पर्यावरण के साथ रहकर उसमें जो है परिवर्तन किया अपनी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस चैप्टर से 1 नंबर का पक्का आता है, तो आप लोग जो है उसको अच्छे से इस चैप्टर को कर लीजिएगा। और हाँ, अगर इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है तो भी बता दीजिए, और अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन जैसे कि देते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज पूरा टू दी पॉइंट्स में नोट उस तरीके से पढ़ना है तो वो भी बता सकते हैं। जो भी सजेशन रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ऑल दी बेस्ट।